पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में टेंशन बढ़ गया है। सब लोग इस बात को जानते हैं। मैं जो फैक्ट्स ऑलरेडी आपको पता है उनके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन देखिए दो तीन चीजें हैं जिसके बारे में बात करना जरूरी है। ये पहला वीडियो अमरीश मिश्रा स्पीक्स का इस मुद्दे पे है। एक्चुअली दूसरा वीडियो है, एक मैंने बनाया था जो हुसैन आदिल शाह, जो कश्मीरी जो कुली जिसने शहादत अपनी दी थी आतंकवादियों से लड़ते हुए 22 अप्रैल को, उसके बारे में मैंने पहला वीडियो बनाया था। ये देखिए दूसरा वीडियो है। इसमें बहुत सारे लोग मुझसे बहुत तरह के सवाल पूछ रहे हैं और कि किसमें क्या रोल हो सकता है, कि ये किसने किया है। देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी बताई नहीं जा सकती, सीधी बात है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि वो 4 PM न्यूज़ को बैन कर दिया है, मतलब फिलहाल के लिए, और भी कुछ इस तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं। हम देखिए आपको कुछ ब्रॉड बातें बता सकते हैं और हम कुछ सिग्नल्स कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो ये बात है कि इस पूरी ये जो घटना हुई है, इस घटना के पीछे इंडिया का ऑपरेशनल फेलियर है। ये भारत सरकार मान चुकी है। किरेन रिजिजू जो कि भारत सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ये हमसे चूक हुई। लेकिन अभी तक इंडिया ने कोई एक अपना कोई कमिटी इस पे या कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी नहीं बैठाई। जो भारत सरकार के प्रवक्ता हैं, मतलब सीधे सीधे नहीं, लेकिन जो उनकी तरफ से बात करते हैं, उनका ये कहना है कि पहले एक बार युद्ध हो जाना चाहिए या इसका एक जो प्रतिकार इसका हो जाना चाहिए, तब हम इंटरनल क्या हमारे इश्यूज रहे ये हम सुलझाएंगे। और इसी सिलसिले में सबसे सरप्राइजिंग रहा शशि थरूर का बयान, जिसमें शशि थरूर ने कहा कि हम जो है वो जो जैसे इजराइल ने पहले लड़ाई लड़ी फिर उसने इंक्वायरी बैठाई, तो इसी तरीके से हम लोगों को वेट करना चाहिए। और इसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई और तभी मैंने पकड़ा इसको कि शशि थरूर जैसा आदमी इजराइल का नाम ले रहा है, क्यों ले रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं एक ये संभावना हो सकती है कि पहलगाम में जो हुआ है उसके पीछे जो भारत में बहुत सारे संघर्ष चल रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि PMO और HMO में स्ट्रगल चल रहा है। जो PMO का हिस्सा अजीत डोवल हैं, HMO का हिस्सा अमित शाह हैं, तो वहाँ पर भी कोई स्ट्रगल है। उसके बाद क्योंकि देखिए ये बात तो सच है ना कि पहलगाम में CRPF पहले, और ये जो बाइसरान वैली है जहाँ पर ये कांड हुआ, CRPF पहले यहाँ पर थी तैनात, लेकिन उस दिन पुलिस तक नहीं थी। जबकि पहलगाम पुलिस स्टेशन के अंडर बेसराम आता है, कम से कम 4 पुलिस वाले तो होते। इसका जवाब तो देखिए आज नहीं तो कल उठेगा। इसमें कोई किसी को बैन कर देने से ये इस सवाल का हल नहीं हो सकता। ये तो उठेगा 100%, और ये उठना भी चाहिए। और ये लोग सब पूछेंगे जो बीजेपी के साथ हैं, जो हम भी देखिए आज के दौर में सरकार के साथ है, जो एक्शन वो पहलगाम पे वो लेगी या लेना चाहती है। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कहाँ हमसे चूक हुई, वो आज नहीं तो कल इस्टेब्लिश होगा। और उसमें ये ज़रूर बात आएगी कि मुझे लग रहा है कि अंदर से ज़रूर कोई ना कोई ऐसा एक सेटअप था, कोई अंदर की कुछ फोर्सेस थी जिन्होंने ये होने दिया, और वो फोर्सेस कुछ बाहरी ताकतों के संपर्क में थी जो साउथ एशिया को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं। वेस्ट एशिया में देखिए लगातार जो फिलिस्तीन का संघर्ष चल रहा है वो एक अलग तरह का संघर्ष है। इजराइल आखिरी कॉलोनियल पावर है, और इजराइल आखिरी कॉलोनियल पावर है, फिलिस्तीन आखिरी कॉलोनी है। तो वह आखिरी एक तरह की दुनिया की आज़ादी की लड़ाई है, और जो फिलिस्तीन की जीत से ही वो सफल होगी, और भारत भी फिलिस्तीन के साथ है उसमें। लेकिन इसमें देखिए अब उसको एक जियोपॉलिटिकल इशू बना देना, एक वॉर ऑफ लिबरेशन को उसको जियोपॉलिटिकल इशू बना देना, ये इजराइल का कमाल है कि हर चीज को जियोपॉलिटिकल बना देना। इजराइल के एग्जिस्टेंस का सवाल, वेस्ट के एग्जिस्टेंस का सवाल, मतलब इजराइल नहीं रहेगा तो वेस्ट नहीं रहेगा। इजराइल की अगर कॉलोनियल पावर खत्म हो जाएगी तो वेस्ट खत्म हो जाएगा, अमेरिका खत्म हो जाएगा। सो इजराइल अननेसेसरली इट ट्राइज टू ग्लोबलाइज इट्स ओन इंटरनल इश्यूज। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भारत और पाकिस्तान में टेंशन है, लड़ाइयां हो चुकी हैं, सब कुछ है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं कि कोई एक देश दूसरे को कॉलोनाइज किया हुआ है। दोनों इंडिपेंडेंट देश हैं, ठीक है। पार्टीशन हुआ, उसकी एक अलग स्टोरी है, उसकी एक अलग त्रासदी है, उसका एक अलग दर्द है। और अगर वो पार्टीशन नहीं हुआ होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, या उस तरह से नहीं हुआ होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती कि हर चीज में हिंदू मुसलमान आ जाता है, ये आ जाता है।
और लेकिन उन सब के बावजूद, चार चार युद्धों के बावजूद, सब कुछ हो गया, बांग्लादेश बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी जो हिंदू मुसलमानों में जो संबंध है साउथ एशिया के, वो पूरी तरह से तार तार हो गए हों, ऐसी कोई स्थिति नहीं। भारत बेरूत नहीं है 1980s का, या जिसमें बिल्कुल सेक्टेरियन स्ट्राइफ हो गया और वहाँ पर दोनों तरफ से गोली चल रही है। पाकिस्तान में ज़रूर कुछ इस तरह के हालात हमको दिखाई पड़ रहे हैं, वहाँ की जो एथनिक फोर्सेस हैं और वो जो एक अजीब तरह का टर्बुलेंस, क्योंकि पाकिस्तान जो है वही है कि इजराइल जैसे एक धर्म के आधार पे उसने अपने को बनाया। पाकिस्तान ने भी कोशिश की कि एक धर्म के आधार पे, लेकिन उस समय भी जो उलेमा थे, जो मौलाना हुसैन अहमद मदनी थे और इवन मौलाना मौदूदी थे, बहुत सारे ऐसे लोग, उन्होंने विरोध किया कि धर्म के आधार पे इस्लाम में राष्ट्र नहीं बन सकता। तो बहरहाल जो भी स्थिति है वो एक पूरी एक अपनी एक सिचुएशन है। भारत देखिए एक अपनी आइडियोलॉजी लेके चल रहा था। भारत को उस आइडियोलॉजी के तहत एक तो पार्टीशन होने ही नहीं चाहिए था अगर भारत की वो सेक्युलर आइडियोलॉजी मजबूत होती, लेकिन उस समय जो पूरी स्थिति थी उसमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस भी किए, बहुत सारी जो नॉन सेक्युलर फोर्सेस थी वो भी भारत के उसमें थी और उन्होंने एक तरह से पार्टीशन होने दिया। लेकिन अब देखिए अजीब विडंबना है भारत का, जो यहाँ पर अखंड भारत की फोर्सेज हैं। अखंड भारत का मतलब है पाकिस्तान और बांग्लादेश सबके साथ मिलकर कॉन्फेडरेशन होना चाहिए, लेकिन अब उसमें बात आ जाती है हिंदू मुस्लिम की। अब भारत अखंड भारत भी चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एक टेंशन भी चाहते हैं, तो ये दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती। ये मैं आपको बता रहा हूँ एक बहुत सारे इश्यूज क्योंकि इसमें इन्वॉल्व है। अब हम इस पे आते हैं। पूरी देखिए जो सिचुएशन है इस समय वो बहुत टेंस है। इसमें कभी भी वॉर की स्थिति आ सकती है। भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के आर्म्ड फोर्सेस को खुली छूट दी है और जो एक खुली छूट हमेशा मिली है, इंदिरा गांधी ने भी खुली छूट जनरल ये मानिक शॉ को दी थी, उसमें कोई बहुत नई बात नहीं है। यहाँ पर हम अननेसेसरली किसी का क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहते हैं, लेकिन देखिए फिर वही बात हम कहते हैं, इसमें बाहरी ताकतों का हाथ है, हमेशा से रहा है। भारत के डिवीजन में जब बाहरी ताकत का हाथ था इंग्लैंड का, तो उसके बाद जो भारत पाकिस्तान में युद्ध हुए उनमें क्या बाहरी ताकतों का हाथ नहीं रहा है? 1971-65 को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे युद्ध ऐसे हैं जो जियो पॉलिटिक्स की वजह से हुए, और ये भी अभी जो पूरी स्थिति है, पहलगाम की घटना भी उसी लिए हो सकता है कराई गई हो कि वेस्ट एशिया से ध्यान हटाने के लिए, या जो एक मोमेंटम पाकिस्तान में बन रहा था फिलिस्तीन को सपोर्ट करने के लिए, उसको डिरेल करने के लिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। अब इसमें प्रमाण कोई नहीं है, ये एक स्पेकुलेटिव चीज़ें हैं। जैसे फिलिस्तीन के मसले पे हम प्रमाण आपके सामने पेश करते हैं, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इस स्पेकुलेशन में ही देखिए ऐसे बीज छुपे हैं जो आगे जाके वो फल फूल सकते हैं और आगे जाके पूरी दुनिया इस चीज़ को मान सकती है कि इसमें कहीं ना कहीं किसी तीसरी फोर्स का हाथ था। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात देखिए, भारत और पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़ के बारे में भी लोगों ने हमसे सवाल पूछा है। तो भारत और पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो आपको हम बता देते हैं ब्रीफली। भारत देखिए, भारत के पास करीब 50 लाख की फोर्स है, पाकिस्तान के पास उसकी आधी है, वो आधी से भी कम है। 50 लाख में सब वो नहीं है, मतलब पूरी जो एक पैरामिलिट्रीज को मिला के, पूरी सपोर्ट फोर्स को मिला के, वो एक्चुअली आर्मी करीब 1.4 मिलियन है भारत की, पाकिस्तान की 6,50,000 है, तो ऑलमोस्ट मतलब आधे से थोड़ी ज़्यादा। जो एयरफोर्स है उसमें भी जैसे इंडिया के पास 513 फाइटर जेट्स हैं, पाकिस्तान के पास 328 हैं, लेकिन उसमें एक और भी है कि जो पाकिस्तान के पास ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट ज़्यादा हैं। पाकिस्तान की देखिए एक और चीज़ है कि जो जैसे मिसाइल सिस्टम्स है, पाकिस्तान के पास ICBM नहीं है, भारत के पास अग्नि ICBM है, अग्नि 3 स्पेशली, जो 6 से 8,000 की या 4,000 से 8,000 किलोमीटर की रेंज रखता है और चाइना और पाकिस्तान दोनों को स्ट्राइक कर सकता है। पाकिस्तान के पास जो शाहीन सबसे एडवांस मिसाइल है वो मीडियम रेंज की है, वो ICBM नहीं है, हालांकि उसकी रेंज भी 2,000 किलोमीटर की है, तो वो पहुंच सकता है भारत के किसी भी इलाके में, क्योंकि 2,000 किलोमीटर मतलब एक बड़े हिस्से के भारत को कवर कर सकता है। पाकिस्तान के पास जो F-15 जेट्स हैं वो भी ज़्यादा प्रभावशाली कुछ मामलों में भारतीय जेट से हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि भारत के पास क्योंकि अब जो सरफेस टू एयर जो मारने की जो S-400 जो रशियन सिस्टम भारत के पास आ गया है, वो इस चीज़ को न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि इसकी भी रेंज जो सरफेस टू एयर
मिसाइल्स हैं, ये हवाई जहाज को जैसे ही उड़ा वैसे ही मार सकती है। उस तरह की वेपनरी पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान के पास ज़्यादातर चीन से ली हुई वेपनरी है और जिसको उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग की है, नॉर्थ कोरिया से भी जो ली गई है। लेकिन पाकिस्तान ऐसी भी फोर्स नहीं है जो कुछ नहीं कर सकता है। उसके पास कुछ कोर कैपेबिलिटीज़ है, जैसे मैंने बताया ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स हैं। नेवल स्फीयर में पाकिस्तान बहुत वीक है। इंडिया के पास मतलब जो ऐसी सबमरीन्स हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स भी लॉन्च कर सकती हैं, पाकिस्तान के पास नहीं है। लेकिन एक छोटे उसमें डिफेंसिव वॉर लड़ने की पाकिस्तान की कैपेबिलिटी है, अगर वो अपनी लिमिटेड कैपेसिटी को वो ठीक से एम्प्लॉय करे तो। ये पूरी सिचुएशन है। ये एक बैलेंस्ड व्यू हम दोनों साइड का आपको दे रहे हैं। उसके साथ देखिए, उसके साथ जो टैंक्स की बात है, जो हेलीकॉप्टर्स की बात है, वो इक्का दुक्का यही पूरी स्थिति है कि इंडिया को एज है हर तरह का। पाकिस्तान उसके नीचे है, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह से ऐसा भी नहीं है कि वो अपने को डिफेंड नहीं कर सकती। क्योंकि देखिए, इंडिया एक ब्लू वाटर नेवी है। ब्लू वाटर नेवी मतलब जिसकी ग्लोबल ऑपरेशनल वैल्यू है। पाकिस्तान ग्रीन वाटर नेवी है, यानी एक उसकी रीजनल कैपेबिलिटी है। लेकिन रीजन में एक एरिया में, और ये आप वॉर्स का डिस्पैशनेट एनालिसिस करिए। भारत के बहुत सारे लोगों ने डिस्पैशनेट एनालिसिस किया जो सब देशभक्त थे, मानेक शॉ हिमसेल्फ। तो वो उसमें आप देखिएगा 1965 वॉर, 71 वॉर, पाकिस्तान डिफेंसिव लड़ाई अच्छी लड़ता है। लेकिन जब आउटफ्लैंक या आउट मैन्यूवरिंग की बात आती है, वो जो क्लासिक आउट मैन्यूवरिंग जनरल मानेक शॉ ने 1971 की वॉर में की थी कि 90,000 पाकिस्तानी सेना पूरी डिप्लॉयड थी, ढाका से लेके और पूरा बांग्लादेश बॉर्डर से ढाका तक भारत की सेना ऐसे घूम के गई। उन 90,000 जो सिपाही थे, कुछ लोग कहते हैं 90,000 नहीं थे, 53,000 थे, चलिए उस डिबेट में नहीं पढ़ते, लेकिन एक बड़ा आउटफ्लैंकिंग मूवमेंट कि सीधे उनको एंगेज नहीं करके एक कर्व लेके सीधे भारतीय सेना ढाका पहुंच गई। तो वो जो पूरे पाकिस्तानी चाहे 50-53,000 हो, चाहे 90,000 हो, 93,000 हो, उनको सरेंडर करना पड़ा क्योंकि वो सराउंड हो गए थे ये चारों तरफ से। तो पाकिस्तान की वो कैपेबिलिटी जो डिफेंसिव है, उसको आउट मैन्यूवर भी किया जा सकता है। ये भारत ने पहले दिखाया। कारगिल की देखिए एकदम दूसरी तरह की लड़ाई थी। वहां पर तो कुछ लोग वो पहाड़ों पे आके कब्जा किए हुए थे, उसके बाद उनको वहां से हटाया गया। वो एक दूसरी तरह की बात है। लेकिन एक कन्वेंशनल वॉर की मैं बात कर रहा हूं, न्यूक्लियर। अब न्यूक्लियर वॉर हेड्स की जो बात है, वो एक अलग चीज है कि 180 न्यूक्लियर वेपन भारत के पास हैं, 171 पाकिस्तान के पास हैं। भारत के पास सबमरीन है जिससे न्यूक्लियर वेपन लॉन्च हो सकते हैं, पाकिस्तान के पास नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसी मिसाइल्स हैं जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी कर सकती है। तो वो देखिए एक चीज है जो एक ग्रे एरिया है, और जहां पर अगर किसी देश के पास 10 भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं और दूसरे देश के पास 500 है, फिर भी वो उनमें युद्ध उस तरह का संभव नहीं है न्यूक्लियर, क्योंकि एक न्यूक्लियर मिसाइल भी वही करेगी जो 10 न्यूक्लियर मिसाइल्स करेंगी। वो भी उतने, मतलब वो मान लीजिए एक शहर तबाह करेंगी और जिसके पास 10 हैं वो 20 शहर तबाह कर दें। लेकिन एक शहर की तबाही सिविलियन और उधर 20 शहर की जो तबाही है, उसमें कोई बोस्ट करने वाली बात नहीं होती। तो कन्वेंशनल वॉर पर ही लोग ज़्यादातर सीमित रहेंगे, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन इसमें एक लंबी लड़ाई इसके खिलाफ लड़नी है कि भारत पाकिस्तान का मामला जो है वो उनके आपस का मामला है। इसमें कोई स्पेशली अमेरिका, इजराइल जैसी फोर्सेस इंटरफियर ना करें, और ना ही वो भारत ने ये भी अभी सीखा है, अमेरिका ने हाथ झाड़ लिया अपने। चाइना जो है उसके साथ नरेंद्र मोदी की शी जिनपिंग से बाकायदा मीटिंग हुई थी ब्रिक्स के समय, और चाइना के साथ एक अच्छे रिश्ते बनाने की बात हुई थी। तो एक जो अगर कुछ होता भी है शॉर्ट टर्म में, तब भी देखिए उसका जो लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट होगा वो अल्टीमेटली ये होगा कि जो एक ग्लोबल जो दुनिया दो फाड़ हो चुकी है, एक तरफ अमेरिका इजराइल है, एक तरफ रशिया चाइना ईरान है, और इस तरह से तो भारत को भी देखिए देर सवेर उसको भी इस अलायंस में जाना पड़ेगा जो कि अमेरिका इजराइल के खिलाफ है। तो देखिए अभी के लिए इतना ही। रात में फिलिस्तीन का वीडियो अपने समय से 8:30-9 के बीच में मैं रिलीज करूंगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।